नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद है कि आप सब ज़ोर शोर से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच सिर्फ एक भाषण नहीं होता है, हम जो रोज़मर्रा में बातचीत करते हैं उसको भी हम स्पीच कहते हैं। स्पीच बनती है सेंटेंसेस से और सेंटेंस बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं। एक सेंटेंस बनने के लिए शब्दों को ऑर्डर में होना चाहिए। कहाँ नाउन आएगा, कहाँ प्रोनाउन आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ इंटरजेक्शन आएगा, कहाँ प्रेपोजिशन आएगा, और यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, सो हम सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप of words that makes a sense. Okay, so sentence किसे कहते हैं? Sentence is a group of words जो मीनिंग दे, जिसके अंदर कोई अर्थ हो। अगर हम शब्दों को इकट्ठा लाके केवल एक साथ रख दिया जो निरर्थक है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो वो वाक्य या सेंटेंस नहीं कहलाता है। अब सेंटेंस के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, हम इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि वन फॉलोज द अदर, तो थोड़ा पढ़ने में इजी रहता है कि नाउन प्रोनाउन, पहले नाउन, देन वी हैव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, articles and interjection। तो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम डेप्थ में समझेंगे कि आप कैसे इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे गिवन पैसेज में, गिवन सेंटेंस में, कि कौन सा शब्द कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। तो ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, सिटी, फीलिंग्स और एनीथिंग दैट आई हैव नॉट टेकन नेम ऑफ कम्स अंडर नाउन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वी कैन गिव अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, सो नाउन could either be a subject or an object। नाउन दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। लेट्स कीप द थिंग्स सिंपल। हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करके उनको सिंपल तरीके से अगर पढ़ेंगे तो समझ में भी जल्दी आएगा और हम लोग उसको लंबे समय तक रिटेन भी कर पाएंगे। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। बहुत सिंपल तरह से और स्ट्रेट, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, हमें अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, उसी हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पढ़ना है। ओके, तो नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज़ का नाम, दैट इज़ अ नाउन। सो अब उसको पहचानेंगे कैसे हम? कहीं पर भी इफ यू सी हु, व्हाट, whom, so it's a noun। if you can touch, you can feel, you can smell, see, hear, it's a noun। उसके पहले आर्टिकल आएगा, मतलब हमेशा नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं पे आर्टिकल पहले लगा हुआ है, so it means कि it is being followed by noun, right? and articles we know a and the, right? उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव कि अगर आप किसी शब्द को प्लूरल बना सकते हैं तो वो
नाउन है, आप वर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शंस को या किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच को प्लूरल नहीं बना सकते। सिंगुलर और प्लूरल केवल नाउन बन सकता है, ठीक है। जैसे बॉय, बॉयज़, गर्ल्स, गर्ल, कैट, कैट्स, ह्यूमन, ह्यूमन्स, फैन, फैंस, स्विच, स्विचेस एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो नाउन है वो प्लूरल में बनाई जा सकती है, प्लूरल है तो सिंगुलर में बनाई जा सकती है, ठीक है। एक बहुत ही इजी ट्रिक है पता करने की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हमारा पहला सेंटेंस, द आर्किटेक्ट डिजाइन्ड अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। आर्किटेक्ट ने एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई, ठीक है। सो आर्किटेक्ट, अब क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, सो आई जस्ट टेल यू लाइक दैट, इट्स नॉट गोना बी आस्क इन योर एग्जाम। हम लोग कोई भी वर्ड हो जो वोवल साउंड से शुरू हो रहा हो, जिसका पहला लेटर वोवल साउंड दे रहा हो, उससे पहले आने वाले द को हम लोग दी पढ़ते हैं, ठीक है। सो दी आर्किटेक्ट डिजाइन्ड अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, बहुत ही आलीशान शानदार बिल्डिंग बनाई आर्किटेक्ट ने। तो अब देखो आर्टिकल आया, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाउन के पहले हमें आर्टिकल मिलेगा, तो दी पहले आया, इसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्ट क्या है हमारा, इट्स अ नाउन, ठीक है। डिजाइन्ड कुछ क्रिया, कुछ एक्शन समझ में आ रहा है, तो दिस इज वर्ब, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, सो मैग्निफिसेंट शानदार, तो ये किसी बिल्डिंग की क्वालिटी के बारे में बता रहा है ये शब्द, तो इसका मतलब दिस इज एडजेक्टिव। अभी हम लोग इसको नहीं छुएंगे एडजेक्टिव को, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नाउन, ठीक है। सो एक बार में एक चीज़ पहले समझेंगे, फिर हम दूसरे पे जाएंगे। तो नाउ दिस बिल्डिंग, दिस इज नाउन, ओके, दिस इज नाउन। आई होप इट्स क्लियर। Two more examples I have taken just to make it clearer to you people. The jury delivered its verdict. Jury is a collective noun. Jury का मतलब होता है एक पैनल जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे एज जज, ठीक है, और वो जज करते हैं चीज़ों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंडियन आइडल में 3-4 लोग बैठे रहते हैं, या फिर कोई डांस कंपटीशन या कोई भी और कंपटीशन है, तो ऐसा होता है कि वहाँ पे जूरी होते हैं, वहाँ पे एक पूरा पैनल बैठा होता है जजेस का, तो दैट पैनल ऑफ जजेस इज नोन एज जूरी, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। तो नाउन आई सेड, सो सी अगेन ये पहले आ गया हमारा आर्टिकल एंड जूरी, सो दिस इज नाउन। द जूरी डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट, यानी कि जो जूरी थे जो उन्होंने अपना वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाया। तो जूरी एक नाउन है एंड देन वर्डिक्ट इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, फैसला सुनाया। सो दिस फैसला, दिस वर्डिक्ट इज ऑल्सो अ नाउन, ओके। नेक्स्ट वी हैव शी एडमायर्ड द पेंटिंग, ओके। तो शी तो प्रोनाउन हो गया, एडमायर्ड इज कुछ किया, उसने कुछ तारीफें करी, सो दैट्स एन एक्शन। वर्ब में चला जाएगा द आर्टिकल एंड अगेन आर्टिकल के बाद में वी हैव दिस पेंटिंग। अब आईएनजी से मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, क्योंकि एक जो तस्वीर होती है उसको हम पेंटिंग ही कहते हैं। वैसे जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी आता है और वो नाउन का फंक्शन करते हैं, तो उन्हें हम जेरेंड कहते हैं। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, सो विल नॉट गेट डेविएटेड। सो पेंटिंग, तस्वीर की बात हो रही है यहाँ पे, आईएनजी से कंफ्यूज मत होना, हम लोग तस्वीर को पेंटिंग ही कहते हैं, आईएनजी लगता है, ओके। तो शी एडमायर्ड द पेंटिंग, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है दैट्स अ नाउन। सो आई होप कि नाउन आपको समझ में आ गया है। अब दूसरा हम आगे चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। So here we have pronoun. So what is a pronoun? Pronoun ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है, जिसे हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। और हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, लाइक रिया इज अ गुड स्टूडेंट, रिया इज अ गुड स्टूडेंट, Riya studies daily. Riya is an obedient student. So, what are we doing? Again, we are using Riya, the same word, which sounds really very awkward.
हम एक ही शब्द को, एक ही नाम को हर वाक्य में यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो इस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए प्रोनाउंस ने जन्म लिया। प्रोनाउंस ने कहा नाउन डोंट बॉदर, आई एम देयर फॉर यू, सो हियर कम्स प्रोनाउन इन द पिक्चर। तो हम लोग कैसे करेंगे? रिया इज़ अ गुड स्टूडेंट, फाइन, दैट्स द फर्स्ट सेंटेंस। वी शुड नो कि रिया के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज करेक्ट। बट देन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव रिया स्टडीज डेली। तो यहाँ रिया नहीं, रिया नहीं, क्या यूज करेंगे हम लोग? शी स्टडीज डेली। रिया इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट? नो, शी इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। ओके, तो pronoun became a savior for noun. Now let's take this sentence. Everyone believes that they can improve themselves if they work hard. Right? तो everyone, हर कोई, कौन कौन है पता नहीं, चंगू मंगू राम श्याम whoever, सो सबको मिला के everyone, हर कोई। सो everyone believes, सब लोग ये मानते हैं कि वे, दे, अगेन दिस दे इज फॉर everyone, ठीक है ना, everyone है तो दे ही आएगा, प्लूरल है, तो दे इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। कैन इम्प्रूव, कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, themselves, yourselves, ourselves, herself, himself, ये सब प्रोनाउन है। अगर वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, थोड़ी मेहनत करें, तो वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। और हमारा प्रोनाउन भी यहाँ पे क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। सो प्रोनाउन हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउन में? प्रोनाउन में हमारा आ जाता है आई, we, he, she, it and they। ये नॉर्मल वाले हैं, बाकी सेल्स और सेल्फ वाले भी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो वो हम जब डेप्थ में प्रोनाउन को पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो ऑल दोज काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। नाउ वील मूव ऑन टू एडजेक्टिव्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? लेट्स फाइंड आउट। तो अगला है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउन था नेमिंग वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये किसी चीज़ के को डिस्क्राइब करते हैं, चीज़, थिंग, मतलब नाउन जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये एडजेक्टिव्स जो है दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। These are describing words। ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, कितनी है, ठीक है। सो या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोडिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं नाउन को, राइट। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। She has a beautiful voice, right? तो ये लोग पढ़ चुके हैं। she क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। अभी वर्ब नहीं पढ़ा है, आर्टिकल नहीं पढ़ा है, उसको नहीं छुएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड वॉइस। सो वॉइस इज अ नाउन एंड कैसी वॉइस है? she has a voice, कैसी वॉइस? ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ब्यूटीफुल क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ठीक है। जो ब्यूटीफुल है वो शी की वॉइस के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा, आई सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो आई इज प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन, सिक्योर इज वर्ब, हाथ नहीं लगाना, आर्टिकल अभी नहीं छूना। फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सो पोजीशन इज अ नाउन। कौन सी पोजीशन? फर्स्ट, इट्स का, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं इसे। दिस इज फर्स्ट पोजीशन इन द कॉम्पिटिशन, सो दिस इज एडजेक्टिव। तो यू अंडरस्टूड
कि किसी भी नाउन के बारे में हमें जो शब्द बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जस्ट कीप इट सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें हमारा अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा सपना क्या है। हमारा सपना है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सोच रहे हैं उसे क्रैक करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में क्यों पढ़ना है हमें, अगर वही चीज़ हम सिंपल तरह से कर सकते हैं, राइट। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें कंपटीशन क्रैक करना है, ऑलराइट। तो हम तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वी डोंट हैव टू प्लंज, वी डोंट हैव टू जंप, वी डोंट हैव टू बी वेरी इम्पल्सिव। हमें कायदे से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है, और अगर आपको अपना डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ऑलराइट। नाउ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट रहता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, वहाँ पे उसका पजेसिव फॉर्म देख के। सो लेट्स जस्ट मेक दैट सिंपल। हमें पता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में बताता है, बस यही हमारी की है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट। पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। द कीज लाइंग ऑन द टेबल आर हिज, ठीक है। तो कीज क्या है, हमारा नाउन है, लाइंग वर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, टेबल भी क्या है, हमारा नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हिज एक पजेसिव फॉर्म है। अभी हम इसको एडजेक्टिव या प्रोनाउन नहीं कह रहे हैं, ये एक पजेसिव फॉर्म है, ठीक है। दूसरा, he forgot his keys on the table, तो टेबल इज अ नाउन, ठीक है, एंड ऑन इज प्रेपोजिशन, हम लोग उसको नहीं छूते हैं। कीज अगेन नाउन, हिज क्या है, एक पजेसिव फॉर्म है। देखो हिज तो वहाँ पर भी है, हिज यहाँ पर भी है। अब हम पता कैसे करें कि कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है। वेरी सिंपल। एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो देखो कौन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, कीज यहाँ आया है, किसकी कीज है, हिज की कीज है, हिज की कीज है, तो हिज कीज। सो हिज यहाँ पर भी है, हिज वहाँ पर भी है। हिज के बाद आया नाउन, और नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव्स। तो इसका मतलब क्लियर है, ये वाला जो हिज है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, वाइल दिस हिज, ये वाला हिज जो है जिसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर हमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस पता करना है, तो बस ढूंढो किस पजेसिव फॉर्म के बाद में नाउन आ रहा है। जिस भी पजेसिव फॉर्म के बाद में नाउन आ रहा है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और जो दूसरा वाला है वो पजेसिव प्रोनाउन है। सो नेक्स्ट वी हैव वर्ब, क्रिया। नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं कि वर्ब क्या करता है, एक्शन जहाँ आएगा वो वर्ब है। जो वर्ड हमें एक्शन बताता है उसे हम क्रिया या वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ब सिर्फ एक्शन ही बताता है या सिर्फ एक्शन वर्ड है। सो वर्ब क्या क्या काम करता है, एक तो ये एक्शन बताता है, ठीक है, इट टेल्स एक्शन। और दूसरा क्या बताता है, ये हमें बताता है स्टेट, किस अवस्था में कुछ हो रहा है, कुछ है, ठीक है, कोई मूवमेंट है कि नहीं है, या फिर सिर्फ एक स्टेट है, ठीक है। और दूसरा बताता है possession, ठीक। सो हमारा वर्ब क्या 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 करता है, अगर कोई भी वर्ड वर्ब है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो वो एक्शन बता रहा होगा, या तो वो स्टेट दिखाएगा, या तो वो possession दिखाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। शी राइट्स ब्यूटिफुली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन कहाँ से आ रहा है, राइट्स, लिख रही है, वो सुंदर लिखती है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, शी राइट्स ब्यूटिफुली। ही इज टायर्ड, ठीक है। सो इज, अब इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है हमें, टायर्ड कोई एक्शन नहीं होता है, आप बस टायर्ड फील करते हो, थका फील करते हो। तो ही जो है वो फील कर रहा है कि वो टायर्ड है, तो दिस इज अ स्टेट, ठीक है। सो दिस इज एक्शन, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो लिख रही है, ये क्या है, ये स्टेट है, ठीक है। और ये क्या है, दे हैव अ कार,
तो ये हैव इज अ वर्ब, ठीक है, which shows possession. Okay, so this have shows possession. कि ये writes beautifully, action है, लिख रही है. He is tired, ये state दिखा रहा है कि ये बहुत थका हुआ है. Then they have a car, so this shows possession. ठीक है. So बाकी verb के और types होते हैं बहुत सारे, ठीक है. Transitive, intransitive, lexical verbs, linking verbs and तो जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब को अलग से एज अ टॉपिक, तब हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब. एज द नेम सजेस्ट्स, ऐड करता है. ये किस में ऐड करता है? सी पहले ये लिखा हुआ है. वर्ब में ऐड करता है कुछ, यानी वर्ब के बारे में कुछ बताता है. और किसके बारे में बताता है? ये बताता है एडजेक्टिव के बारे में. और किसके बारे में बताता है? ये हमें एडवर्ब के बारे में. ठीक है. तो जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है. वो एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, प्लस एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, राइट. सो द बेसिक डेफिनेशन एंड विच इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम, just to tell you, adverb is a word that modifies verb, adjective or adverb. Let's take an example. She spoke quite softly. ठीक है. तो spoke क्या है यहाँ पे? Spoke is a verb. और यही तुमने पढ़ा है कि जो verb के बारे में बताए वो adverb है. तो कैसे उसने बोला? Speak कैसे किया उसने? Softly बोला. ठीक है. सो एक तो ये एडवर्ब हो गया हमारा, राइट. अब सॉफ्टली में भी, और कैसे, कितना सॉफ्टली? क्वाइट सॉफ्टली, यानी बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली बोला. सो दिस इज अनदर एडवर्ब. ठीक है. सो स्पोक को कौन मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है सॉफ्टली. कैसे स्पोक? सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली बोला. और कितना सॉफ्टली बोला? क्वाइट, यानी काफ़ी सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली बोला. सो ये जो है सॉफ्टली, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, और जो क्वाइट है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव रीमा इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है. सो इज वर्ब है जो कि एक स्टेट है, हेल्पिंग वर्ब है. इंटेलिजेंट है, उसका गुण बता रहा है. ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये उसका गुण बता रहा है कि जो रीमा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है. सो क्योंकि ये उसकी क्वालिटी बता रहा है रीमा की, जो कि नाउन है. दिस इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन. तो ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव. ठीक है. अब कितनी इंटेलिजेंट है? वेरी. ठीक है. वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है. सो दिस इज adverb. ओके, यहाँ तक बात क्लियर? ओके. द बॉय रन्स क्विकली. बॉय हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. ठीक है. बॉय क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ता है. रन्स विच इज अ वर्ब, एक्शन है, एक्शन हो रहा है, दौड़ता है. ठीक है. कैसे दौड़ता है? लड़का दौड़ता है. कैसे? क्विकली, जल्दी. ठीक है. सो एक्शन के बारे में ये शब्द बता रहा है. सो विच मीन्स कि दिस इज एडवर्ब. क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी कि किस तरह से एडवर्ब ने वर्ब के बारे में बताया, देन एडजेक्टिव के बारे में बताया, एंड देन एडवर्ब के बारे में बताया. ठीक है. सो तीनों एग्जाम्पल्स वी हैव रिटन हियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव, देखो भाई, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है आप अगर अपने दिमाग में ऐसा कोई फॉर्मूला लेके चल रहे हो कि जहाँ पे भी ly लगा वो एडवर्ब हो गया. ऐसा नहीं होता है. हम हर चीज़ को रट के नहीं चल सकते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली. और जीत उसी की होती है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. चाहे वो बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, चाहे वो बात ज़िंदगी की हो, लाइफ की हो. जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सिर्फ जीत उसी की होती है. ठीक है. जो रट्टू तोता मार के चलता है, जो दूसरों को कॉपी करके चलता है, जो दूसरों के
हिसाब से चलता है, अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऐसे लोग जीत नहीं पाते हैं, वो सिर्फ इमिटेशन में रह जाते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। सो हर ly वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता है। लेट्स सी कि कैसे हम गलती कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रमन डिड हिज वर्क केयरफुली। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बताता है वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, ठीक है। सो डिड हिज वर्क, ठीक है। डिड है यहाँ पे हमारा वर्ब, डिड कहीं पे वर्ब भी है जैसे यहाँ है, और डिड कहीं पे हेल्पिंग वर्ब भी, पर है तो वो वर्ब ही ना, पर यहाँ पे एक्शन हो रहा है, करता है, डिड करा उसने पास्ट टेंस में, डिड हिज वर्क। एंड ये जो वर्क है ये है नाउन, ठीक है। उसने अपना काम किया, कैसे किया अपना काम उसने? केयरफुली, बहुत सावधानी से, बहुत कॉशियस होके उसने अपना काम किया। सो सी, हमारी डेफिनेशन ही क्या है? हम देखो, अगर हमेशा ग्रामर, इफ़ यू गो बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। जहाँ आपने कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, जहाँ आपने अपना रट्टू तोते वाला एस्पेक्ट लेकर आया बाहर, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज़ स्टे विद द रूल्स ऑफ ग्रामर, गो बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर। सो डिड वर्ब है, और डिड कैसे काम किया उसने? केयरफुली। सो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। आई होप इट्स क्लियर, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अ लवली फ्लावर। ओके, ly तो यहाँ पे भी लगा है, पर ये लवली कौन है? फ्लावर। और फ्लावर क्या है? नाउन, ठीक है। और नाउन का जो डिस्क्राइब करे वो क्या है? एडजेक्टिव। सो विच मीन्स कि लवली जो है वो एडजेक्टिव है, ly लगा है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन कौन है यहाँ पे? फ्लावर। फ्लावर के बारे में बता रहा है, लवली फ्लावर है, प्यारा सा फ्लावर है, ठीक है। He has a kingly lifestyle, ठीक है। He has a kingly lifestyle। देखो भाई, ly वाला वर्ड ये रहा हमारा, ठीक है। और ये है lifestyle which is a noun, ठीक है। तो lifestyle noun, उस so lifestyle कैसा है? लाइफस्टाइल उसका किंगली, रॉयल, राजसी, राजाओं जैसा लाइफस्टाइल है। आई विश आप सबका लाइफस्टाइल किंगली हो और आपके सब सपने पूरे हो, ठीक है। लेकिन सपने सिर्फ रटने से और 10 वीडियोस देखने से और सिर्फ पढ़ाई करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई तो जैसे आप कर रहे हैं ऐसे और भी बच्चे कर रहे हैं, और भी कैंडिडेट्स और भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, काउंटलेस, मतलब n नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर आउट देयर, जो कि उसी पोजीशन के लिए, उसी कंपटीशन, उसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। वो भी बहुत सारी किताबें छान रहे हैं, वो भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सब लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिलेक्शन पाने के लिए ना पढ़ने के साथ साथ मोटिवेटेड भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, और एक स्ट्रैटेजी भी होती है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी एडवांस्ड वेपन हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े हथियार हो, और चाहे जितने भी हो इन नंबर्स, कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी बड़ी बटालियन हो आपकी, पर आप वो युद्ध नहीं जीत सकते, ठीक है। सो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपके लिए एक युद्ध की तरह है। तो अगर ये युद्ध आपको जीतना है तो आपको सही स्ट्रैटेजी भी अपनानी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ने और नोट्स बनाने से नहीं होगा। यू नीड टू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। और दूसरी बात कि जो एक स्ट्रैटेजी दूसरे के लिए सही है वही आपके लिए भी सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग है, उसकी रिटेंशन पावर डिफरेंट है, मेमोरी पावर डिफरेंट है, ठीक है, उसकी समझ डिफरेंट है। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। आप अपने आप को बेहतर समझते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल बुक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो उससे हमारी समझ और खुलती है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो होराइजन है समझ का, वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है। दैट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो लेट्स कम बैक। सो ही हैज़ अ किंगली लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल नाउन है, तो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सो विच मीन्स ly तो है, लेकिन क्या है ये? एडजेक्टिव। ly होने के बावजूद भी ये वर्ब नहीं है।
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हर एल वाला शब्द जो है वो एडवर्ब नहीं होता. यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या वो शब्द एडवर्ब जो है, सॉरी, जो एल वाला जो शब्द है वो क्या नाउन के बारे में बता रहा है, जो वहाँ सब्जेक्ट है या जो प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा है ना. तो अगर ऐसा है सो इसका मतलब हुआ कि वो एडजेक्टिव है. और अगर एल वाला शब्द वर्ब के बारे में बता रहा है, उसके बारे में कुछ ऐड कर रहा है, अगर एल वाला शब्द एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, अगर एल वाला शब्द एडवर्ब के बारे में, दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है, तो इन तीनों सूरतों में, इन तीनों कंडीशंस में ही हमारा एल वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा. ओके, सो follow the rules, go by the rules of grammar, no shortcuts, and conceptually be clear. Okay, if you have any doubts, any questions, please post in the comments. All right, and I'm trying my best कि आपको concept बिल्कुल अच्छे से clear हो जाए. ठीक है, और यहाँ पे कुछ easy और difficult जैसा आप मत सोचो कि बहुत easy चीज़ चल रही है. अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको रिवीजन समझ लो, रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी बात है. और जिनको नहीं आता है, जो अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए बेसिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव आफ्टर एडवर्ब, तो नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन. प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को उस वाक्य के, उस सेंटेंस के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उससे उनका कनेक्शन बताते हैं. ठीक है, सो प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस के बाकी के शब्दों से जोड़ते हैं, उससे उसको रिलेट करते हैं. अब प्रपोजिशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रपोजिशंस जो हैं वो प्लेस डिनोट कर सकते हैं, टाइम बताते हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी बताते हैं. ओके, और रिलेशन या फिर कॉज भी बताते हैं. बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं. ठीक है ना, तो ये जब हम सेपरेटली इस टॉपिक को करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे. इन सारी चीज़ों को, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप प्लीज़ लिख देना. सो अकॉर्डिंगली I'll address the issues in my upcoming videos. All right. So prepositions ये सब चीज़ें बताते हैं. I hope आपको पता है prepositions क्या होते हैं. On, at, in, into, between, among, and so on. ठीक है. So these are prepositions. अब for example we can take here. She attained the first position with her hard work. ठीक है, सो उसने अपने कड़ी मेहनत से फर्स्ट पोजीशन पाई. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये विद इज द प्रेपोजिशन. अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हर एक पार्ट को आप फंक्शन से बता पाएंगे. शी प्रोनाउन है, ठीक है, अटेन्ड वर्ब है, द आर्टिकल अभी हमने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट इज एडजेक्टिव, ठीक है, पोजीशन इज नाउन, विद इज प्रेपोजिशन, हर इज पजेसिव. देखो हर हार्डवर्क है ना, तो हार्डवर्क क्या है, नाउन है. सो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव है ना. हम लोगों ने पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन की बात की थी कि अगर एडजेक्टिव होगा पजेसिव तो उसके बाद में नाउन आएगा, और अगर वो पजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद में नाउन नहीं होगा. ठीक है, सो ये है हमारा prepositions. Now next we have conjunctions. The seventh one we have conjunctions. ठीक है,
कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो कंजंक्शंस को हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स या फिर लिंकर्स या फिर कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों? ये क्या क्या कनेक्ट करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को, कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को, ठीक है। अब फ्रेजेस और क्लॉजेस भी एक सेपरेट टॉपिक है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, जस्ट वील कवर सेपरेटली ना सेपरेट वीडियो, ठीक है। सो कंजंक्शंस कनेक्टर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 तरह के होते हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का तो फॉर्मूला भी है, हमको पता होगा, ठीक है ना, आप सबको पता होगा कि इट्स फैन बॉयज, राइट। तो क्या है हमारा ये फैन बॉयज? दिस इज फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग में, जैसे कि बिकॉज। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि इफ, बिकॉज, सिंस, टिल, अनटिल, दो, ऑल्दो एक्सेट्रा, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो पेयर वाले होते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारे कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम लिंकर्स, कनेक्टर्स भी कहते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ओके। सो इनडेफिनेट में 2 तरह के एंड डेफिनेट इज ओनली 1, ठीक है। सो इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं हमारे? ए एंड, ये दोनों इनडेफिनेट है, ठीक है। और डेफिनेट होता है द, ठीक। दिस इज डेफिनेट एंड दिस इज indefinite and this is definite, okay। A को हम लोग कब कैसे यूज़ करते हैं? जनरल फॉर्म में 1 बताने के लिए कि यू नो आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। एंड भी 1 भी बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एंड को हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली जब कोई नाउन, कोई शब्द जिसके लिए हमें बताना है संख्या 1 है, उसका जो पहला शब्द है उसकी साउंड वॉवल की जैसी आनी चाहिए, ठीक है। और द स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है। दिस वील स्टडी इन डेप्थ व्हेन आई टेक दिस टॉपिक सेपरेटली इन माय सेपरेट वीडियो फॉर आर्टिकल्स ओनली, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही विल कम इन एन आवर, ठीक है। सो आवर क्या है? हमारा नाउन है, कितने घंटे में आएगा? 1 घंटे में, एन आवर। सो वी डोंट से हावर, एच को हम लोग दैट इज द वॉवल साउंड के रूप में इसको प्रोनाउंस करते हैं, एन आवर, ठीक है। एन आवर या एन आवर। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी वेल, कोई स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, दिस इज नाउन एंड ये हमारा आर्टिकल, ठीक है। द टीचर, कोई पर्टिकुलर टीचर, एक्सप्लेन द टॉपिक, दिस इज वर्ब, this is article, ठीक है। topic is again noun and well is adjective and very is adverb, ठीक है। so ये द आ गया, द टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, that's article। then she plays guitar, ठीक है। she plays the guitar, sorry। musical instruments के पहले भी पढ़ता, I forgot to write। she plays the गिटार, ठीक है। सो गिटार इज नाउन एंड दिस इज आर्टिकल। ज़रूरी नहीं है लेकिन कि हर जगह हम आर्टिकल को लगा देंगे, ठीक है।
ऐसे बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ लेकिन आर्टिकल में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोग इसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी प्लेज म्यूज़िक, यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है। ऑलराइट, तो ये है हमारे आर्टिकल्स। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन। Ninth part of speech, last but not the least, is interjection, ठीक है। interjection क्या होता है? interjection होता है sudden outburst of emotion, sudden expression of emotion, ठीक है। so interjection है हमारा sudden outburst of emotions। किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, वो कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई बहुत ज़्यादा खुश है, कोई उदास है, कोई रो रहा है, कोई डिस्गस्ट में है। सो बहुत सारे इमोशंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। वो सारे इमोटिकॉन्स, इमोजीज सब ये इंटरजेक्शन के तरह ही है। तो आप कह सकते हो ना, इंटरजेक्शन जो है ना वो ग्रामर के इमोटिकॉन्स हैं या इमोजीज हैं, यू कैन से वर्बल इमोजीज हैं, theoretical emojis and not in the drawing exactly, you just have to speak them out, ठीक है। for example bravo, fifi which is discussed, wow, ouch, oh and so on, ठीक है। so this is interjection। so I hope अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। yes, interjections में हम लोग exclamatory mark का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है। कभी कभी कॉमा भी लगाते हैं, ठीक है। दैट वील स्टडी इन सेपरेट वीडियो, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि हमें कितना समझ में आया। सी, जब आप कोई टॉपिक पढ़ें जब भी, तो हमेशा उसको असेस करें, अपने रिटेंशन को, अपने कि आपको कितना, आपने क्या परसीव किया, आपको क्या समझ आया, उसको असेस करना बड़ा ज़रूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर आप समझ रहे हो, खुद से समझ रहे हो या किसी और से समझ रहे हो, तो एक बार उसका टेस्ट, उसका एक बार असेसमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। सो एक क्विक असेसमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड लेट अस सी कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने क्लियर हुए हैं, आपको कितना समझ में आया है कि फंक्शन के बेसिस पे कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर अ स्मॉल लिटिल असेसमेंट। ऑलराइट, सो बच्चों, दिस इज़ अ स्मॉल असेसमेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कितना क्लियर हो गए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसीलिए आई हैव डेलिबरेटली टेकन सेम वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस कि आप फंक्शन के बेसिस पे उसको पहचान भी पाते हैं कि नहीं, कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा है। एंड स्पेसिफिकली आई हैव टेकन जिनमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। देखो आर्टिकल आपको क्लियर, इंटरजेक्शन आपको पता ही है ना। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, वही लिए यहाँ पे। सो लेट्स सी कि आप में से कौन 9 और 9 स्कोर करते हैं। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, गो अहेड। ओके, सो लेट्स चेक, लेट्स सी कि आप लोगों में से कितने बच्चों के 9 और 9 आते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इट्स क्लियरली नाउन, 1 mark. If you have taken this as noun, then 1 mark to you. He downed his enemy with 1 blow. एक ही झटके में उसने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी, उनको डाउन कर दिया। ओके, सो ही डाउन्ड हिज एनिमी। तो यहाँ पे एक्शन है, क्रिया बता रहा। सो दिस इज वर्ब। ओके,
देन वी हैव द डाउन ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट येट, कि कोई ट्रेन है, डाउन ट्रेन है वो, और वो अभी तक गई नहीं है, डिपार्ट नहीं किया, अभी वहीं पे खड़ी है जहाँ पर थी, ठीक है। सो दिस डाउन इज द ट्रेन, ठीक है, एंड ट्रेन नाउन है, सो विच मीन्स दिस डाउन इज एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो जिनके तीनों ठीक हैं अभी तक, उनका स्कोर हो गया है 3। लेट्स सी, ही हैज़ इनफ टाइम टू स्पेयर। आई टोल्ड यू कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो। तो टाइम इज नाउन, तो नाउन कितना टाइम उसके बाद में, इनफ, काफ़ी टाइम है, पर्याप्त समय है, सो विच मीन्स दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। देन वी हैव आई हैव इनफ टू डू। तो ये कह रहा है मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, सो अब बहुत कुछ, इट इज़ समथिंग ही हैज़ इनफ, समथिंग ही हैज़ इनफ टू डू, ठीक है। तो विच मीन्स ये थिंग आ गया, कुछ तो है जो उसके पास काफ़ी है करने के लिए, सो दिस इज नाउन, ठीक है। सो जिनके पांचों करेक्ट हैं तो उनका स्कोर हो गया है 5 on 5, वेरी गुड। जिनका 5 on 5 है, देखिए मेरे पास एग्ज़ाम में ना एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश नहीं होती है, और ना तो अक्कर बक्कर बम्बेबो करने की गुंजाइश होती है, और ना ही कोई रिस्क लेने की, ना फ्लूक्स की, फ्लूक्स इज तुक्का, नो गैसेस, नो गैस वर्क, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझ के अंदर आंसर करना, तुक्कों पे काम नहीं करना है हमें, ऑल राइट। सो देन वी हैव आई डोंट लाइक द कट ऑफ योर क्लोथ्स, सो कट इज योर नाउन। देन वी हैव ही कट हिज फिंगर, तो उसने अपनी फिंगर काट ली, सो आई डोंट, ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर कट कर ली, कोई क्रिया, वर्ब शो हो रहा है, एक्शन शो हो रहा है, दिस इज वर्ब। शी हैज़ चेंज्ड हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, बदल ली, सो अगेन एक क्रिया, एक्शन यहाँ पे समझ आ रहा है, सो दिस इज वर्ब। एंड देयर इज अ चेंज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में कुछ बदलाव है, बदलाव, सो विच इज अ नाउन, ठीक है। सो आई होप कि आप में से बहुत से बच्चों के 9 और 9 भी आए होंगे, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्चुअली आप बिल्कुल क्लियर हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के को लेकर। और जिन बच्चों के 9 और नहीं आए हैं, 8 आए हैं, 7 आए हैं या और कम आए हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझ के प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ये स्कोर पूरा आएगा, ठीक है, फुल आएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए, गैस वर्क पे मत जाइए, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, ठीक है, एंड स्टिक टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा रास्ता मत फॉलो करिए जिससे आपको आगे जाके नुकसान हो, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, मैनी पीपल मस्ट हैव टोल्ड यू, आई एम जस्ट रीट्रेटिंग कि सिर्फ पढ़ने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ पढ़ने से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो सही तरीके से पढ़ने का मतलब क्या होता है, एक तो आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सब्जेक्टिव है, पर्सनल, सबका अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक ही दूसरे पे नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी सही रखिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए, कभी डिजेक्शन या कभी होपलेस मत फील करिए, सैड मत फील करिए कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और आते हैं ख्याल, डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, बट दैट्स ओके, इट्स नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के इमोशंस आते रहते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। एनीवेज, जम के मेहनत करते रहिए और सही स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ाई करिए, कोई नहीं रोक पाएगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से, आप बिल्कुल अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, we'll do this together. So bye bye for now, see you in my next video, bye bye.